नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 का चैप्टर प्रेमचंद्र के फटे जूते। जो ये चैप्टर है ये लिखा गया है हरिशंकर परसाई द्वारा और इसे हम अपने पिछले सेशन में ही स्टार्ट कर चुके हैं। और इसमें हमने हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय और इस पाठ के बारे में भी काफी कुछ जाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पाठ का नाम है प्रेमचंद्र के फटे जूते। तो प्रेमचंद्र जी को आप सभी जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म, मुंशी प्रेमचंद्र जी आपके हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार हैं। और उन्होंने जब यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने इस पाठ को लिखा तो उन्होंने एक चित्र को देखा, एक फोटो देखी जिसमें मुंशी प्रेमचंद्र जी अपनी धर्म पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। तो फोटो खिंचवाते वक्त उनका जो ध्यान है वो मुंशी प्रेमचंद्र की जो वेशभूषा है उस पर गया, उनके पैरों में पहने हुए जूतों पर गया। और इन सभी चीजों को देखकर उनके मन में जो भी ख्याल आए उन्होंने इस पाठ के अंतर्गत उसको लिखा। तो ये पाठ आपको, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, निबंध विधा में ये लिखा गया है हिंदी में। तो निबंध में यानी कि जब हम कैसे पता चलेगा कि हमें ये निबंध विधा में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक टॉपिक मिला है उन्हें, एक चित्र मिला है, एक फोटो मिली है, उसी के आधार पर उन्होंने इस पूरे पाठ को लिखा है। यानी कि जो भी उनके मन में विचार आए हैं मुंशी प्रेमचंद्र के लिए, वो सारी बातें उन्होंने इस पाठ में लिखी हैं। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हम इस पाठ में पहले भी पढ़ चुके हैं। आज भी हम इस पाठ को ही कंटिन्यू करेंगे और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर भी हम करेंगे। तो शुरू करेंगे आज का सेशन, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, इस चैप्टर को हम पहले ही शुरू कर चुके हैं, पहले ही हमने चैप्टर पढ़ लिया था। और पाठ के जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, उनका जीवन परिचय भी हम जान चुके थे। यहाँ पे हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जो प्रेमचंद्र जी का चित्र हरिशंकर परसाई जी के सामने आया था, उनके पास था, उसमें वो अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि किस तरह की उनकी वेशभूषा थी कि उनके सिर पर मोटे कपड़े की टोपी थी, कुर्ता और धोती पहने हुए थे, कनपटी चिपकी टोपी है और गालों पर हड्डियां उभर आई हैं, घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेहतरतीब बंधे हुए हैं, यानी कि उनके जो फीते हैं वो अच्छी तरह से बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने पर परेशानी होती है, और तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। तो उनके जूते के बारे में यहाँ पर शुरुआत में बताया गया था कि इस तरह का उनका जूता है। दाहिने पांव का जो जूता है ठीक है, लेकिन बाएं पांव का जो जूता है उसमें एक बड़ा सा छेद हो गया है और जिससे उंगली बाहर निकल आई है। तो यहाँ पर अब लेखक कहते हैं, हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि मैं अगर उनके चेहरे की तरफ देखता हूं तो क्या मालूम होता है कि मेरे साहित्य के पुरखे, ये कहा गया है मुंशी प्रेमचंद्र को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुंशी प्रेमचंद्र जी हमारे हिंदी साहित्य के बहुत ही बड़े साहित्यकार हैं। उनकी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी कविताएं आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपने बहुत सारी उनकी कहानियां, जो मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानियां आपने बचपन में बहुत सारी पढ़ी होंगी। तो लेखक उन्हें इस तरह से संबोधित कर रहे हैं, मेरे साहित्य के पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा सा भी एहसास नहीं है? लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा सा नीचे खिसकाकर उंगली को ढक सके? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही है और विश्वास है। और फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब तुमने परंपरा के अनुसार मुस्कान लाने की कोशिश की होगी और दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे से खींचकर ऊपर निकाला होगा।
तो यहाँ पर लेखक कहते हैं उनकी जो ये मुस्कान है ये एक अधूरी मुस्कान है, यानी कि वो पूरी तरह से, क्योंकि जब तक जो फोटोग्राफर है वो रेडी प्लीज कहकर क्लिक करता है फोटो खींचने के लिए, तब तक उनकी जो मुस्कान है, क्योंकि वो बहुत गहराई से आ रही है, बहुत दुख से वो बाहर निकल रही है, तो इतनी देर में कि वो पूरी मुस्कान बाहर निकले इतनी देर में फोटो क्लिक हो जाता है। तो ये एक अधूरी मुस्कान है, और ये मुस्कान नहीं, इसमें व्यंग है, इसमें उपहास है। और ये कैसा आदमी है जो खुद को फटे जूते पहनकर फोटो खिंचवा रहा है। तो यहाँ पर फोटो, अगर लेखक कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो फोटो अगर उसको खिंचवाना है तो उससे पहले वो देखता नहीं है कि मैं रेडी हूं या नहीं हूं। तो यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी भी यही कह रहे हैं, अगर फोटो ही खिंचवाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचवाते, फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था, शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा, तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने का भी जूता ना हो। तो ये, क्योंकि ये यहाँ पर एक चीज इसमें दर्शाई गई है, एक चीज इसमें दिखाई गई है कि जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं वो कितने साधारण व्यक्ति हैं, कितने साधारण इंसान हैं। उनके अंदर कोई दिखावा नहीं है, वो जैसे फोटो में है वैसे वो रियल में है, यानी कि जो उनके अंदर कोई भी उनके चेहरे जो है वो अलग नहीं है, वो वैसे ही फोटो भी खिंचाते हैं जैसे वो हैं, और जैसे वो हैं वैसे ही वो रहते हैं। तो यहाँ पर परसाई जी कहते हैं कि अगर तुम फोटो खिंचाने का महत्व नहीं समझते, लगता है कि तुम फोटो खिंचाने का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। मांग के तो कोर्ट से भी वर दिखाई मांग लोग तो मांगे कोर्ट से भी वर दिखाई देते हैं। लोग जो, क्योंकि तुम तो सिर्फ, अगर तुम्हें फोटो खिंचाना था, तुम्हारे पास इतना नहीं था तो तुम जूता ही किसी से मांग लेते, क्योंकि लोग तो मांगे हुए कोर्ट से भी वर दिखाई पड़ते हैं, यानी कि सुंदर दिखाई पड़ते हैं, और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी भी मांग ली जाती है। तो बहुत सारी बातें लेखक ने यहाँ पर प्रेमचंद्र जी के बारे में बताई थी, उनकी जो उनका एक साधारण जो उनका व्यवहार है उसके लिए यहाँ पर बताई थी, और समाज पर बहुत ही बड़ा व्यंग किया था, उस समाज पर जो दिखावे को आजकल सबसे बड़ा मानता है। क्योंकि ये जो आजकल हमारा समाज है, यहाँ पर हर चीज दिखावे के लिए होती है, हर, चाहे इंसान के पास खाने के लिए नहीं है, इंसान के पास पहनने के लिए नहीं है, इंसान के पास ओढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन वो बाहर व्यक्तियों में दिखावा जरूर कर लेता है। तो उसी पर यहाँ पर व्यंग कसते हुए, उसी को यहाँ पर बतलाते हुए कि किस तरह से जो एक दिखावे की प्रवृत्ति है और अवसरवादिता की, अवसर पर लाभ कैसे उठाया जाए, उस पर यहाँ पर लेखक ने व्यंग किया है प्रेमचंद्र जी के साधारण व्यवहार को दिखाकर। और एक बहुत ही मेन बात उन्होंने बोली थी कि टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूता उस जमाने में 5 रुपए से भी कम के क्या मिलते होंगे। तो जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। तो अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं, क्योंकि देखिए टोपी को सम्मान की एक वस्तु माना जाता है, मान की एक वस्तु माना जाता है, इज्जत की एक वस्तु माना जाता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि लोगों का दिखावा इतना बढ़ गया है कि जो टोपी की कीमत है वो कम है, लेकिन जूते की कीमत ज्यादा हो गई है। तो तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग परिवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तो एक महान कथाकार, एक महान उपन्यास सम्राट, एक युग परिवर्तक जिसे कहा जा सकता है, हिंदी साहित्य का युग परिवर्तक मुंशी प्रेमचंद्र, तो उन्हें क्या क्या जाने उन्हें लोग कहते हैं, मगर फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अब लेखक
अपने जूते से उनके जूते की तुलना करते हैं, कहते हैं मेरा भी जूता बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यूं तो ऊपर से अच्छा दिखता है। उंगली बाहर से नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है, पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक व्यंग किया गया है लेखक द्वारा। लेखक ने कहा कि मेरा जूता भी कोई अच्छा जूता नहीं है, यानी कि मैं भी कोई बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं हूं कि मेरा जो जूता है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। ऊपर से भले ही वो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन उसमें भले ही उसमें मेरी उंगली बाहर नहीं निकलती है, लेकिन उंगली के नीचे का जो तला है वो पूरी तरह से फट चुका है। अब जो अंगूठा है वो जमीन पर घिसता है और कभी कभी वो जो पैनी मिट्टी जहां पर होती है, कड़क मिट्टी जहां पर होती है, वहां पर वो रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है। यानी कि हम इस तरह से सभी जीवन व्यापन कर रहे हैं, लेकिन जो एक दिखावा है वो नहीं हट रहा है और उसी का आजकल चलन है। यहाँ पर अब प्रेमचंद्र जी से लेखक कहते हैं कि यहाँ पर पंजा नीचे से घिस रहा है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। क्या तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते? यानी कि जो कवर है, बाहर से जो ढका हुआ है, अंदर का जो अंदर की एक असलियत है, जो अंदर की जो सच्चाई है वो तो कुछ और है, लेकिन बाहर से जो एक आवरण डाला हुआ है आजकल आप देखें तो मनुष्यों का भी यही हाल है, सभी लोगों का यही हाल है। केवल बाहर से हर व्यक्ति के दो अलग अलग चेहरे यहाँ पर हो गए, एक दिखावे का चेहरा और एक अलग जो उसके मन में चल रही होती हैं चीजें। तो यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके से कि यहाँ पर जो ये पाठ है, एक रचनाकार की जो अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि है उसकी विवेचना करते हुए यहाँ पर आज के दिखावे की प्रवृत्ति जो है उसका वर्णन कवि कर रहे हैं। अंतर्भेदी यानी कि लोगों के मन को जानकर, लोगों के समाज के मन को जानकर, जो सामाजिक जो दृष्टि है, अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि जो रचनाकार की है, लेखक की है, उससे बता रहे हैं कि तुम पर्दे के महत्व को नहीं जानते हो, हम तो पर्दे पर कुर्बान हैं। यानी कि हम तो इसी पर्दे पर कुर्बान हैं, इसी से हमारा सब कुछ चलता है। जो इंसान बाहर से सबके लिए अच्छा है, सबको वो रोज मान देता है, सम्मान देता है, सबके नीचे झुक जाता है, सबका अच्छा करने में लगा रहता है, सबके लिए वो सही रहता है, वही इंसान ठीक है। अगर किसी ने किसी के सामने सच्चाई कह दी कि हाँ ये तुम गलत हो, यहाँ पर तुम गलत हो, तो सामने वाला व्यक्ति बुरा मान जाता है। तो इसीलिए ठीक है, जो बाहर से दिख रहा है वो ठीक है, अंदर जो भी है वो तुम्हारा है। तो यहाँ पर लेखक फिर से कहते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी से, तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहनते हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता, और फोटो तो जिंदगी भर इस तरह की नहीं खिंचाऊंगा, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? क्या डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। तो ये सारी जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, गोदान ये मुंशी प्रेमचंद्र की लिखा गया साहित्य है। क्या पूस की रात ये भी मुंशी प्रेमचंद्र जी की पुस्तक है। सुजान भगत का ये सारी चीजें जो यहाँ पर लिखी गई हैं ये मुंशी प्रेमचंद्र की ही रचनाएं हैं। तो उनके बारे में बताया गया है कि ये कौन सी मुस्कान है जो तुम इतने व्यंग तरीके से हंस रहे हो इस समय पर भी, जब तुम्हें अपने बारे में नहीं पता कि तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं, किस तरह के जूते पहने हैं, फिर भी तुम बड़े ठाठ से खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हो और तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त करती है। क्या मतलब है इस मुस्कान का? ये कौन सी मुस्कान है? क्या
होरी का गोदान हो गया, होरी जो गाय है क्या उसका गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया या क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे नहीं लगता। माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर भी देखता हूँ, कैसे फट गया यह? मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? तो यहाँ पर अब लेखक कहते हैं कि मेरी जनता के लेखक, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे जीवन में? क्या तुम बहुत चक्कर काटते रह गए? ये तुम्हें कैसे तुम्हारा ये जूता फट गया? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? तो अब यहाँ पर फिर से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता नहीं फटता, घिस जाता है। कुंभनदान दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पहिया घिस गई, बिसरे गयो हरि नाम। यानी कि आते जाते पैर घिस गए, बिसरे गयो हरि नाम। और ऐसे बुला कर देने वालों के लिए कहा था कि जिनके देख दुख उपजत है, तिनको करबो पैर सलाम। जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो पैर सलाम। जिनको देखकर आपको दुख आता है, उनके पैरों में आपने प्रणाम करना चाहिए। जिनको देखकर आपके मन में दुख उपजता है, दुख आता है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उससे बचकर उसके बगल से भी तो नहीं निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूम कर भी तो चली जाती हैं। तो यहाँ पर जूते फटने से और जूते घिसने से यहाँ पर बताया गया है कि जो उन्होंने अपने जीवन में मेहनत की है, जो उन्होंने अपने जीवन में काम किया है। तो लेखक यहाँ पर आज के समाज पर फिर से व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि क्या तुमने जूतों को किसी चीज पर ठोकर मार कर तो नहीं फाड़ दिया, या ऐसी चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई हो, यानी कि ऐसी कोई कुप्रथा, ऐसी कोई चीज जो तुम्हारे सामने आई हो, जिसको तुमने दूर करने के लिए अब बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, बहुत ज्यादा परिश्रम किया होगा। तो शायद तुमने ठोकर मार कर अपना जूता फाड़ लिया होगा, यानी कि शायद उसको दूर करने के लिए तुमने इतनी मेहनत की होगी कि तुम्हारा जूता फट गया होगा। या कोई टीला जो रास्ते में खड़ा हो गया, पर तुमने उस पर अपना जूता आजमाया। या सामने तुम्हारे कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई हो, जिससे कि तुम्हारा जो जूता है, यानी कि तुम्हारे सामने कोई इतनी बड़ी समस्या हो जीवन में, जिससे तुम ये सारी छोटी छोटी चीजों को, जैसे अपना जूता, अपने कपड़े, ये सारी चीजें तुम नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए हो। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि तुम उससे बचकर उसके बगल से भी तो नहीं निकल सकते थे। तो लेखक कहते हैं कि तुम आज की तरह तुमने क्यों नहीं किया, आज के समय की तरह। आज का जो मनुष्य है वो शॉर्टकट देखता है हर चीज का, जहां पर उसको लगे कि हाँ, यहाँ मेहनत कम लगेगी, यहाँ काम कम करना पड़ेगा, तो ये रास्ता बहुत अच्छा है जीवन में उच्च स्थान तक पहुंचने का। तो लेखक कहते हैं कि टीलों से भी तो समझौता हो सकता था, या ऐसे पथरीले रास्तों से भी तो तुम बचकर निकल सकते थे। सभी नदियां पहाड़ थोड़ी ना फोड़ लेती हैं कि हर कोई नदी, हर कोई इंसान आगे चलकर बहुत अच्छा बड़ा बनेगा या बहुत अच्छे काम जीवन में कर लेगा, ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है। तो तुम भी कोई शॉर्टकट रास्ता अपना लेते, या रास्ता बदल
बदल कर निकल लेते, जैसे कि कोई जो नदियां हैं वो हर कोई नदियां पहाड़ फोड़कर आगे नहीं बढ़ती, वो रास्ता बदलकर घूमकर चली जाती हैं, यानी कि शॉर्टकट ले लेती हैं। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था। तो यहाँ पर अब मुंशी प्रेमचंद्र के लिए कहा गया है कि क्या तुम उस नेम धर्म में बंधे हुए थे? क्या जो तुम सांसारिक आडंबर थे, क्या तुम उनमें तो नहीं बंधे हुए थे जो तुम ऐसा नहीं कर पाए, या तुम अपनी परिस्थितियों से समझौता नहीं कर पाए? क्या उसकी तो यहाँ पर कोई ऐसी नेम धर्म की जंजीर तो नहीं थी जिसने तुम्हें जकड़ा हुआ था। लेकिन फिर से लेखक उनकी मुस्कान पर आते हैं और कहते हैं कि तुम जिस तरह से मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि उनको जो वो मुंशी प्रेमचंद्र जो है, इंसान का काम उसकी पहचान बनाता है, ना कि उसके कपड़े, ना कि उसके जूते, ना कि उसकी बहुत अच्छे से साज सज्जा। तो मुंशी प्रेमचंद्र की तो अपने आप में एक पहचान है, वो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े साहित्यकार हैं, वो एक युग परिवर्तक हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें उनके लिए क्या मायने रखती हैं? ये छोटे से फटे हुए जूते, ये छोटी सी धोती, ये सारी चीजें उनकी पहचान को नहीं कोई ठेस पहुंचा सकती है, कोई उनकी पहचान को नहीं बदल सकती है, या उनके बारे में कोई दूसरी बात, कोई दूसरी अफवाह नहीं फैला सकती है। तो यहाँ पर उनको पहले इस तरह से पूछा लेखक ने कि क्या तुम्हारी कोई कमजोरी थी, या तुम किसी नेम धर्म की जंजीर में फंस गए थे, या किसी आडंबर में तुम फंस गए थे? लेकिन जो तुम्हारी विश्वास भरी जो मुस्कान है, जो तुम्हारी कॉन्फिडेंस से भरी हुई, विश्वास से भरी हुई जो मुस्कान है, उसको देखकर लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। यानी कि ऐसा नहीं लगता कि तुम किसी नेम धर्म के कांड में फंसे हुए थे, वो तुम्हारा कोई बंधन नहीं लगता। ऐसा लगता है कि वो तो तुम्हारी मुक्ति थी, तुम उन सब चीजों से मुक्त थे, उन सब चीजों से परे थे। तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत कराती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो। क्या तुम उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यह जो तुम्हारी पांव की उंगली है, मुझे संकेत करती सी लगती है। जो तुम्हारी पांव की ये जो उंगली फट कर बाहर निकल आई है जूते से, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ संकेत कर रही है, कुछ बता रही है जिसे तुम घृणित समझते हो। जो चीज गलत है उसकी तरफ तुम इशारा करते हो, हाथ की नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो। यानी कि किसकी तरफ इशारा हो रहा है यहाँ पर? पांव की उंगली से। यहाँ पर इशारा हो रहा है समाज में फैले इस दिखावे की प्रवृत्ति से, यहाँ पर इशारा हो रहा है समाज में फैले इस आडंबर की प्रवृत्ति से, समाज में फैले हुए इस दो चेहरे वाली प्रवृत्ति से, कि इंसान होता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। वो एक दिखावे का आवरण अपने ऊपर बनाए हुए है, दिखावे के आवरण से अपने आप को ढके हुए है, जिससे तुम घृणित हो, यानी कि जिसे तुम घृणित समझते हो, गलत समझते हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता ये सब दिखावा करना, क्योंकि पहचान तो तुम्हारी कुछ और है। तो तुम्हारी ये जो पांव की उंगली है, ये उसी तरफ इशारा करती है। और क्या तुम इशारा कर रहे हो? उसे जिसे ठोकर मारते मारते तुमने अपना जूता फाड़ लिया। क्या तुम उस बात की तरफ इशारा कर रहे हो? क्योंकि जीवन भर ये जो जूता है, ये इस बात का संकेत है कि तुमने जीवन भर कोई दिखावा नहीं किया, कोई भी समाज में कोई भी अपना नया चेहरा, दूसरा चेहरा लाने का प्रयास नहीं किया। तुम हमेशा इसी में इधर से उधर गए, तुमने बहुत सारी यात्राएं भी की होंगी, तुमने इतनी सारी पुस्तकें लिखी, इतनी पुस्तकों का संपादक, इतनी पुस्तकें तुमने लिखी, इतनी तुम्हारी पुस्तकें गई, और उसके लिए तुम्हारा जो जीवन आत्मकथा है या जीवन परिचय है वो भी तुम्हारा गया होगा, और उसमें भी तुम्हारी
पिक्चर गई होगी तो तुम्हारी जो फोटोज हैं वो हर जगह होंगी, लेकिन तुमने समाज के इस आडंबर को, समाज के इस दिखावे की प्रवृत्ति को हर जगह ठोकर मार मार के अपना वो जूता घिस लिया है। यानी कि कोई दिखावा तुमने समाज में नहीं किया है। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। अब लेखक कहते हैं कि मैं सारी चीजें समझ चुका हूँ अब तुम्हारे बारे में। बहुत देर तक लेखक उनकी तस्वीर को देख रहे हैं, उनके फोटो को देख रहे हैं, उनके चित्र को देख रहे हैं जिसमें उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के साथ फोटो खिंचवाया है, और उन्होंने उसमें ध्यानपूर्वक देखा तो उनका जूता फटा हुआ था और उनकी वेशभूषा का विवरण भी हमने पहले दे दिया है। तो पहले तो लेखक जब शुरुआत थी तो लेखक सोच रहे थे कि किस तरह की मुस्कान है ये, कौन सी मुस्कान है ये, और ये तुम्हारी उंगली किस तरफ इशारा कर रही है। लेकिन लेखक जब अब सारी चीजें सोच रहे हैं तो लेखक कहते हैं मैं सब समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और ये जो तुम्हारी व्यंग मुस्कान है उसे भी मैं समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। अब लेखक कहते हैं मुझे सारी बातें समझ में आ गई है, तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर हंस रहे हो जो उंगली छिपाए हैं और तलवा घिसाए चल रहे हैं। तुम मुझ पर हंस रहे हो और हम सब पर हंस रहे हो और हम जैसे उन सभी लोगों पर हंस रहे हो जो अपनी उंगली तो छिपाए हुए हैं लेकिन नीचे से तलवा पूरा घिस चुका है, तलवा घिसाए हुए हो। तो यहाँ पर पूरी तरह से दिखावे की प्रवृत्ति के बारे में बताया है कि हमने अपने आप को अपने बहुत अच्छे वस्त्रों से, बहुत अच्छे व्यवहार से, बहुत अच्छे चरित्र, बहुत अच्छा लोगों के सामने प्रदर्शित करके, अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे जूते पहनकर अपने आप को ढका हुआ है। लेकिन जो हम अपने अंदर से घिस रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने आप को समाज में खड़ा रखने के लिए, अपने परिवार की जो इज्जत है, एक झूठी शान जो है, दिखावे वाली जो शान है, उसे हम बचाए रखने के लिए जो हम काम कर रहे हैं उससे हमारे तलवे जो है घिस चुके हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं उन पर जो टीलों को बरकरार रखकर बाजू से निकल जाते हैं, यानी कि वो समाज में फैले हुए किसी भी गलत धारणा है जो उससे नहीं टकराते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हमें क्यों इससे लड़ना है, हम साइड से निकल जाते हैं और बचकर निकल जाते हैं उस चीज से। और तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पांव बचा रहा, मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलुओं का नाश कर बैठे हो, तुम चलोगे कैसे। तो ये सारी चीजें जो है बहुत आगे तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र जी जो अपना जूता फाड़ कर, यानी कि जो असलियत है वो किसी से छुपी नहीं है उनकी, वो जैसे हैं वैसे हैं, तो उनसे कुछ नहीं छिपा हुआ है। तो वो इसी बात पर मुस्कुरा रहे हैं, इसी बात पर व्यंग हम पर कर रहे हैं कि मैंने तो इन सभी चीजों को, समाज की सारी बुराइयों को, समाज के सारे दिखावे को, सारे आडंबरों को ठोकर मार मार के अपना जूता फाड़ लिया है, अपनी उंगली बाहर निकाल ली है, लेकिन मेरे पांव बचे हुए हैं, मेरे पांव सुरक्षित हैं और तभी मैं आज यहाँ तक चल पाया हूँ। मगर तुम लोग तो सब अपनी उंगली ढकने की चिंता में लगे हुए हो, तुम्हें तलवों का तुमने नाश कर दिया है, यानी कि अपने अंतर मन को तुमने पूरा घिस दिया है। तुम अंदर से खोखले हो लेकिन बाहर से तुमने बहुत सुंदर आवरण ओढ़ रखा है, बहुत सुंदर तुम दिखते हो, ऐसा लगता है प्रतिष्ठित स्थान के हो, प्रतिष्ठित लोग हो, तुमने अपनी बहुत अच्छी वेशभूषा रखी है और ये सारी चीजें लेकिन ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। तुम आगे कैसे बढ़ोगे, तुम कैसे चलोगे, क्योंकि तुम अंदर से तो टूट चुके हो, अंदर से खोखले हो चुके हो। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूतों की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी पंक्तियों के साथ इस पाठ का जो एंड है हरिशंकर परसाई जी द्वारा किया गया है कि मैं समझता हूँ तुम्हारी जो ये व्यंग मुस्कान है उसे भी समझता हूँ, तुम्हारे फटे जूते को भी समझता हूँ, तुम्हारी उंगली जो बाहर निकली हुई है उसके इशारे को भी मैं समझ रहा हूँ। तो बहुत ही प्यारा पाठ है। आप
क्लास 9th के बच्चे हैं, बहुत सारी चीजें आप समाज के बारे में, अपने पास पड़ोस के बारे में जानते हैं कि आजकल किस तरह से बहुत ज्यादा दिखावे की प्रवृत्ति हो गई है। आप देखिए, अगर आपके पास छोटा मोबाइल फोन है, बहुत ही इजी एग्जांपल, छोटा मोबाइल फोन अगर आपके पास है तो आपको शर्म आती है उसे बाहर निकालने में। आपको टच स्क्रीन फोन चाहिए होता है। अगर आपके कपड़े जो है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपके कपड़े थोड़ा सा गंदे हैं या थोड़ा सा छोटे कपड़े आपके हो गए हैं या मैच नहीं हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो भी आपको शर्म आती है। या बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही सारी चीजें हम सुबह से शाम तक अपने आप को ढकने में, अपने आप को बचाए रखने में लोगों से, उसमें हम लगे रहते हैं। हम जो असली जो सच्चाई है उससे हम दूर भागते हैं। यानी कि हम अपना पैर तो हमने जूता तो हमने पहन रखा है, ऊपर से वो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन नीचे से हमारे जो तलवे हैं वो पूरी तरह से घिस चुके हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है और बहुत अच्छे से मैंने पाठ को आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आशा करती हूँ कि आप इस पाठ से जुड़े हुए, बहुत ही कम यहाँ पर प्रश्न हैं और एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इन प्रश्नों को आप कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं चैट के माध्यम से, फिर हम इन प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया प्रेमचंद्र के फटे जूते नामक जो ये पाठ हमारा है, ये कंप्लीट हो गया है। बहुत ही प्यारा पाठ था और आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारी बातें हमारे समाज के बारे में, हमारे स्वयं के बारे में इस पाठ में हमें पढ़ने को मिली और बहुत सारा जो आज के समय में दिखावे की प्रवृत्ति हमारे समाज में चल रही है, हमारे अपने आप में चल रही है, उस पर एक बहुत बड़ा व्यंग यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी द्वारा किया गया है। तो हमारी जो आज की पीढ़ी है, अगर हम चाहें तो बहुत सारी चीजों को अवॉइड करके, बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़कर हम एक जो असली जो चीज है, असली जो हमारा सत्य है, उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत दूर तक जाएंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन में बहुत सारा नाम कमाएंगे। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। हम मिलेंगे नए पाठ के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।